सो क्लास 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 6, थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं भैया और रहते हैं। क्लास 6 के 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है गवर्नमेंट वाला चैप्टर, फिर है कौन सा चैप्टर दूसरा, हाँ, की एलिमेंट। की एलिमेंट किसका की एलिमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की एलिमेंट क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की एलिमेंट आखिर होना क्या चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दूसरा एक जो रूरल लाइफ वाला है, रूरल लाइफ वाला, ये क्योंकि हम यूपीएससी के नज़रिए से पढ़ रहे हैं तो ये 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, आखिर गवर्नमेंट होता क्या है? क्लास 6 में हमको बता दिया गया था कि गवर्नमेंट होता क्या है, लेकिन आज तक हम लोग समझ नहीं पाए किसी भी गवर्नमेंट का वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है अपना, वो इसी से पता चल जाता है। पहले इसमें लिखा है गवर्नमेंट वो है जो डिसीजन लेता है, जो डिसीजन लेता हो और डिसीजन लेने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करता हो, इसको इम्प्लीमेंट करता हो, यहाँ तक कि कुछ अगर लॉ बनाया हो तो उसको लागू करता हो। तो ये 3 गवर्नमेंट का काम होता है। हर कंट्री की गवर्नमेंट इसलिए चाहिए, क्या है, देखो, हर कंट्री में गवर्नमेंट की नीड होती है। हर कंट्री में गवर्नमेंट की नीड होती है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री में रोड चाहिए होता है, स्कूल चाहिए होता है, हॉस्पिटल चाहिए होता है, हॉस्पिटल चाहिए होता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ये भी मेंटेन करती है, गवर्नमेंट ये भी मेंटेन उसका काम है कि सब के लिए, जैसे कि महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई ना होवे, बिजली, सबको बिजली मिले, या फिर पेट्रोल या प्याज के भाव तय करना, ये भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। और क्या गवर्नमेंट का काम होता है? और गवर्नमेंट का काम होता है देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम होता है। जो भी आर्मी होती है या फिर पुलिस कह लीजिए, इन दोनों को मैनेज कौन करता है? इन दोनों को मैनेज करती है गवर्नमेंट। तो अगर आपसे कोई पुलिस वाला घूस ले रहा है, आर्मी सही से काम नहीं कर रही, तो ये भी गवर्नमेंट का ही एरर है। नेचुरल डिजास्टर, अब एक चीज़ ऐसी होती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, कम किया जा सकता है लेकिन कंट्रोल में नहीं होती, वो है नेचुरल डिजास्टर, आपातकालीन स्थिति जो प्रकृति हमारे पास लेके आती है। जैसे कि हो गया अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, बाढ़ हो गया, या कोई वायरल कोई बीमारी फैल गई। ये सब क्या है? ये सब अननोन चीज़ें जो कभी भी आ सकती है। तो इसके लिए जो हेल्प प्रोवाइड करे उसको क्या, वो भी किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर वे में जानते हैं कि काम क्या क्या है। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पहला है कि वो एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, जिसमें आ जाता है कि पुलिस, कोर्ट, जेल, और क्राइम कंट्रोल करना, क्राइम कंट्रोल करना, सेफ्टी देना, पीस मेंटेन करना, पीस को मेंटेन करना, ये सब गवर्नमेंट का काम है। पुलिस, कोर्ट, या तो अगर आपको देखना है गवर्नमेंट सही से काम कर रही है नहीं लॉ एंड ऑर्डर में, तो आप इन चीज़ों पैरामीटर पे आप माप सकते हो कि क्राइम कंट्रोल है कि नहीं, सेफ्टी है कि नहीं, कोर्ट में सही से काम हो रहा है कि नहीं, पुलिस सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पब्लिक सर्विसेज, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। पब्लिक, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक सर्विसेज, ये गवर्नमेंट काम करवा रही है कि नहीं यहाँ पे। तो जैसे स्कूल हो गया, स्कूल कह लीजिए, हॉस्पिटल, ये सब पब्लिक सर्विसेज है। हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट देना, बसेस वसेस निकलवाना सस्ते में, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे का काम, रेलवे, वैक्सीनेशन,
और राशन शॉप। अब पब्लिक सर्विसेज सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप इन पैरामीटर पे देख लीजिए कि स्कूल की कंडीशन उस कंट्री में कैसी है, हॉस्पिटल कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा चल रहा है, पोस्ट ऑफिस क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेलवे की स्थिति क्या है, जो वैक्सीनेशन लगना चाहिए बच्चों को या फिर किसी भी इंसान को टाइम पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, जो राशन के जो दुकानें हैं वो सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। फिर एक और आता है वेलफेयर प्रोग्राम। वेलफेयर प्रोग्राम इसमें क्या है, गरीबों के लिए जैसे कोई योजना जो अफोर्ड नहीं कर पाता है उसकी कुछ हेल्प करने के लिए योजना चला देना, पेंशन चला देना, स्कीम पेंशन स्कीम, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप दे देना ताकि वो अच्छे से आगे पढ़ पाए, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, एजुकेशन देना, और किसी चीज़ पे कोई हो गया हो जैसे किसी को घर चाहिए तो उसमें सब्सिडी दे देना, डिस्काउंट दे देना, जैसे सोलर के लिए सोलर को प्रमोट कर रहे हैं तो वो उसमें सब्सिडी दे देना। तो ये वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। फिर आता है, ये सब अंदरूनी मामले हुए, अंदरूनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। एक होता है एक्सटर्नल अफेयर, जो बाहर की चीज़ों को ध्यान रखता है कि इंटरनेशनल हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, बाजू के देश से, बाहर के देश से, पावरफुल देशों से हमारा रिलेशन कैसा है, उनके साथ हमारे यहाँ ट्रेड जो एग्रीमेंट होता है कैसे हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है वो दिखाता है, वॉर किसके साथ कर सकते हैं, पीस किसके साथ करते हैं, इसका मेंटेन करना, इसका डिसीजन लेना, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। अब ये तो सब तो गवर्नमेंट की अब लेवल्स भी होते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेवल्स आते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट पहले होता है लोकल लेवल। लोकल लेवल पे गवर्नमेंट आता है जी, ये क्या करते हैं, ये जैसे कि जितने पंचायत हुए, सरपंच, प्रधान, जो भी आप कहते हो पंचायत लेवल पे, ये वो आते हैं। और टाउन सिटी में बात करें तो ये म्यूनसिपालिटी वाले ये जो है टाउन सिटी पे आ जाते हैं। इन सब का क्या होता है कि जिस भी टाउन का या फिर जिस भी विलेज का इनको ऑनरशिप दिया होता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, वहाँ पे गलियाँ कैसी हैं, वहाँ पे लाइट कैसा चल रहा है, गलियाँ मतलब रोड कैसे बने हुए, लाइट का कैसा है, लोकल वाटर का कैसा मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जो कचरा वचरा है, गार्बेज और वो कैसे चल रहा है। तो ये सब मेंटेन करना इन पंचायत लोगों का काम होता है, ये म्यूनसिपालिटी लोगों का काम होता है। अगर ये आपके एरिया में सही से चल रहा है तो आप समझिए कि आपकी म्यूनसिपलिटी काम कर रही है, और नहीं चल रहा है तो म्यूनसिपलिटी मक्खी मार रही है। फिर ये आते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राजस्थान की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, तो ये स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट आते हैं। तो इसका क्या काम होता है कि ये स्टेट हाईवे बनाना, जो हाईवे होते हैं स्टेट के अंदर, उस स्टेट हाईवे को बनाना, स्टेट में पुलिस किस तरीके से काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा, तो ये वो देखती है। फिर स्टेट की गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अपने स्टेट के लोगों के लिए जो जहाँ इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए एक स्कीम निकालेगी, स्टेट स्कीम निकालना, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पे काम हो गया। फिर आता है, इससे बड़ा आता है नेशनल लेवल पे। एक नेशनल लेवल जो सेंट्रल लेवल बात किया जाए, जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इस पे आता है। सेंट्रल लेवल वाले क्या डिसाइड करेंगे कि डिफेंस हमारा सही होना चाहिए, हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं वो सही होना चाहिए, आरबीआई सही से काम करनी चाहिए, जो नेशन के लिए जो भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं वो क्या, वो सही से चलने चाहिए, सही से लागू होने चाहिए नेशनल पॉलिसीज़। तो ये मैंने अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट बता दिए, लोकल लेवल का बता दिया, स्टेट लेवल का बता दिया, नेशनल लेवल का भी बता दिया आपको। अब होता है कि लॉ एंड जो है लॉज एंड गवर्नमेंट, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। लॉज और गवर्नमेंट, इसमें सिंपल सा ऐसा है क्योंकि गवर्नमेंट की डिसीजन को फॉलो करवाना हो तो लॉ बनाना। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मुझे स्वच्छता अभियान चलाना है, लेकिन कोई लॉ ही नहीं बनाया
कि अगर कोई लोग लोग मतलब कि इसका उल्लंघन करेंगे तो क्या उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी या फिर क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, कौन कौन इसको मतलब किसके अंडर में ये देखा जाएगा। अगर ये सब लॉ के अंदर नहीं आया तो भाई कोई भी आप पॉलिसी निकालो, कोई भी बनाओ, उसका कोई इम्पोर्टेंस होता ही नहीं है। इसलिए किसी भी गवर्नमेंट को डिसीजन अपना फॉलो कराने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में हम एक और ले लेते हैं, जैसे हेलमेट कंपलसरी है, हेलमेट कंपलसरी बहुत सारे स्टेट में। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, अगर आप करो तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है, स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। ये सब क्या है, ये सब एक लॉ निकालती है। कौन निकालता है? गवर्नमेंट लॉ बनाती है, भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि ये तो हो गया कि गवर्नमेंट का लेवल क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, उनके डिसीजंस क्या 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 होते हैं। अब हम चलते हैं कि आखिर गवर्नमेंट के टाइप्स भी होते होंगे। तो जी हाँ, गवर्नमेंट के टाइप्स भी होते हैं। तो गवर्नमेंट के टाइप्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट का टाइप जैसे कि पहला है डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहाँ होती है? कहा जाता है कि लोग वोट देकर अपने यहाँ पे लोग क्या करेंगे, वोट देंगे। वोट क्यों देंगे? क्योंकि वो जिसको चाहते हैं कि भाई ये मेरा नेता बने, वो उसको नेता बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव कैसे किसको देते हैं ये लोग? एमएलए को देंगे, एमपी को वोट देंगे, ठीक है। और चूज करते हैं कि भाई ये हमारे तरफ से, ये हमारा हम इसको अपना प्रॉब्लम बताएंगे, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करेगा। कहा जाता है गवर्नमेंट जो होता है डेमोक्रेसी, वो है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये सब पीपल के लिए ही होता है यहाँ पे। तो इसके एग्जांपल ऐसे सबको पता है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएसए में डेमोक्रेसी है, ठीक है। एक होता है, ये तो मैंने बता दिया कि डेमोक्रेसी टाइप। दूसरा होता है मोनार्की। मोनार्की टाइप का भी एक गवर्नमेंट होती है। मोनार्की, जी हाँ, मोनार्की में क्या होता है कि एक किंग होगा, एक किंग होगा या क्वीन होगी, यही सारा का सारे क्या है, मेन रूलर होगी। सारे का सारे डिसीजन यही लेते हैं, मेन रूलर यही होता है। ये पूरा का पूरा इनका हेरिडेटरी चलता है, मतलब कि आज कोई राजा बना तो राजा का बेटा कल फिर राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, तो हेरिडेटरी चलता आता है। यहाँ पे कोई भी जो लोग होते हैं ना, वो डायरेक्टली किसी भी रूलर को चूज नहीं करते। क्या? चूज नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि ले लीजिए, एग्जाम्पल भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हो गया सऊदी अरेबिया, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है। कहा है? एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्की में भी दो टाइप होते हैं, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव मोनार्की, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है। और जैसे कि ये एब्सोल्यूट मोनार्की है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। यहाँ पे किंग और या फिर क्वीन होता तो है, किंग और क्वीन होता तो है, बट सिंबॉलिक होता है, मतलब नाम के लिए होता है, जस्ट फॉर द परमिशन, जस्ट फॉर द साइन, इसलिए होता है। रियल पावर जो होता है ना, यहाँ पे भी जो रियल पावर होता है, रियल पावर वो किसके हाथ में होता है? उन लोगों के हाथ में होता है। लोगों को जिसके पास लोग जिसको चुनते हैं, लोग किसको चुनेंगे? लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वही इनके लिए काम करता है। तो मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये तो इतना था गवर्नमेंट का। अब अगला जो चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट है, जो जानना है, क्लास सिक्स का ही जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के एंगल से, वो है की एलिमेंट। की एलिमेंट किसका? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जानते हैं, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा और मेन एलिमेंट क्या है? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा और मेन एलिमेंट क्या है? वो है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन, जी हाँ, पार्टिसिपेशन। किस चीज़ में पार्टिसिपेशन चाहिए? पार्टिसिपेशन चाहिए कि लोग गवर्नेंस में एक्चुअली हिस्सा लें। गवर्नेंस में, जी हाँ, जो गवर्नमेंट चुन के आ रही है तो उसको चुनने के लिए वो पार्टिसिपेट करे, ये सबसे बड़ा मेन एलिमेंट होता है। कैसे तरीका होता है? मेन
वेज क्या क्या होते हैं देखिए। इलेक्शन होगा, लोग वोट देते हैं, चूज करते हैं, और 5 साल लोकसभा या स्टेट इलेक्शन में किसी ने वोट दिया, ठीक है, वोट देकर किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना तो वो 5 साल क्या करेगा, अब उनके लिए काम करेगा, जो जो उनकी जिस चीज़ों के लिए लोगों ने चुना हुआ है, ठीक है। 5 साल के लिए या तो लोकसभा या फिर स्टेट का जो इलेक्शन होता है, इन दोनों में चुन के लोग उसके लिए 5 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है। आगे इसका नोट चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप या फिर कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको नोट्स का PDF दे दूंगा। फिर अदर पार्टिसिपेशन, और क्या क्या पार्टिसिपेशन होता है, अदर पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ देश में गलत हो रहा है, किसी का फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, किसी का हक छीना जा रहा है, तो प्रोटेस्ट भी करे, धरना भी देवे, अपनी बात मनवाने के लिए, कुछ कहीं किसी को कुछ हुआ है तो रैली भी करे, रैली भी करे। ये सब क्या है, फिर एक कोई सिग्नेचर कैंपेन चलावे कि भाई जल बचाओ, पहाड़ बचाओ, ऐसा कोई सिग्नेचर कैंपेन चले, ये सब हम लोगों का काम है, ठीक है। RTI में किसी चीज़ को जानने के लिए उसका एप्लीकेशन भी डाले कि भाई मुझे बताओ कि अगर इस चीज़ के लिए योजना चली थी तो कितने लोगों ने भरा, कितना बेनिफिट हुआ, वो सब के लिए हम राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा हक है, ठीक है। मीडिया पे ओपिनियन, कौन सी मीडिया कैसा काम कर रही है, उस पर भी ओपिनियन हम दे सकते हैं। कुछ हम सोशल जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी हम चला सकते हैं, सोशल मूवमेंट हम चला सकते हैं। तो ये सब अदर पार्टिसिपेशंस में आता है। तो पार्टिसिपेशन से अपन करेंगे तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा, पार्टिसिपेशन का इम्पेक्ट, क्या होता है। पार्टिसिपेशन का इम्पेक्ट होता है कि जब लोग सरकार से खुश नहीं होते, कोई भी खुश अगर नहीं होता है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में, जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, जो लोग होते हैं, पीपल, वो दूसरे को चांस देंगे जिसको लगे कि हाँ ये काम कर सकता है, तो इसका इम्पेक्ट ये होता है। और ये करने से इससे क्या हो जाता है, यही डेमोक्रेसी का मेन पार्ट है कि हम एक काउंटेबल गवर्नमेंट चुन सकते हैं कि कौन कौन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। बट आजकल हम ये सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट, एक होता है मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। जी हाँ, मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट में क्या होता है, जैसे कि किसी ने गवर्नमेंट ने प्राइस राइज कर दिया और वो लिमिट से ज़्यादा है, एनवायरनमेंट का रिजर्वेशन करना, ठीक है। वुमेन की सेफ्टी नहीं मिल रही, वुमेन को सेफ्टी नहीं मिल रही, ये सब नहीं मिल रही है, तो इसके लिए क्या लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पीपल, लोग जो ये अपने इंडिया के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो सरकार है या तो नई पॉलिसी लेकर आए कोई चीज़ के लिए, या जो ऑलरेडी पॉलिसी है उसके अंदर क्या करे, चेंजेस करे, ठीक है। तो इन सब से हम इम्पैक्ट पड़ता है। अब तीसरा पार्ट है सी, कुछ चीज़ें रिजॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, जो चीज़ें हैं, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सोसाइटी में रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कास्ट, ये सब है कि भाई धर्म है, कास्ट के बारे में बात करोगे तो कास्ट भी है, अलग अलग हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। रीजन वाइज डिफरेंस है सब, कोई रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, किसी स्टेट में कुछ रिसोर्सेज है, किसी स्टेट में कुछ रिसोर्सेज है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, ये क्या है, नेचुरल आता ही है, ह्यूमन की माइंड की टेंडेंसी कि नेचुरल आएगा ही आएगा, ये नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही करेगा, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम इसमें क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका इसके अंदर क्या काम होता है, तो सिंपल सा काम है कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, कि जातवाद को बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तो पुलिस लगावे। एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, जैसे कि हम IAS बनने वाले हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, तो इनसे ये क्या करें, इनके थ्रू वायलेंस को रोके।
फिर या फिर कुछ जैसे कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ तो उनके कुछ लीडर्स होते हैं, हर हर प्रोटेस्ट का एक कोई लीडर होता है, उनसे उनको बैठाए शांति से और उनसे बात करे और एक बीच का रास्ता जो है मिडल पाथ होता है, मिडल पाथ निकाल कर उस झगड़े को सॉल्व करवाए। एक होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम बॉर्डर वाटर डिस्प्यूट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि ये काफ़ी मतलब कहते हैं ना रिलीजियन रीजन वाइज, रीजन वाइज ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है। इन सब में गवर्नमेंट मीडिएशन का काम करती है। इन सब में गवर्नमेंट क्या काम करती है, मीडिएशन का काम करेगी। जी हाँ, मतलब या तो उसको मैनेज करवाएगी कैसे भी, जो भी जैसे मैनेज हो सकता होगा मैनेज, या तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो प्रॉब्लम करता है तो उस चीज़ को बैन करवा देगी, या फिर एक नया कोई ट्रीटी या फिर पॉलिसी कुछ लेकर आएगी ऐसा वो डिस्प्यूट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद है इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये डेमोक्रेसी का। इसके बाद कौन सा है, इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी एंड जस्टिस। जी हाँ, इस कहा जाता है कि ये की रोल प्ले करता है, की रोल बोलिए या फिर की वैल्यू है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का की वैल्यू है, जहाँ पे सब सिटीजन इक्वल एंड जस्टिस का हकदार होते हैं। इक्वल राइट क्या होता है, इक्वल राइट, इक्वल राइट का मतलब होता है कि सबके वोट का राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब 18, अगर आप 18+ हो तो आप किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, किसी भी सेक्स के हो, आपके पास वोट डालने का राइट है, आप वोट डाल सकते हो। लॉ के सामने सब बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई मैन वुमेन नहीं है, सब इक्वली ट्रीट होते हैं, सब इक्वली ट्रीट होते हैं। ठीक है, जस्टिस का मतलब, जस्टिस का जस्टिस का मतलब सिंपल है कि कोई एक होता है ना सोशली ओप्रेस्ड ग्रुप होता है, सोशली कोई भी ओप्रेस्ड, अब ऐसा कोई नहीं डिफाइन नहीं है कौन सा ग्रुप ओप्रेस्ड है, सोशली ओप्रेस्ड ग्रुप होता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हूँ, कोई दलित हुआ, जो वुमेन की स्थिति है वो, या फिर माइनॉरिटीज, ये क्या सोशली ओप्रेस्ड ग्रुप है। ठीक है, इन सबको क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, इन सबको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन या फिर मेजर्स देने होते हैं, ये काम कौन करता है, जस्टिस का काम है, ये काम जस्टिस का है। जैसे कि रिजर्वेशन कोई पॉलिसी ला दी है, रिजर्वेशन पॉलिसी ला दी हमने, या फिर एंटी टचेबिलिटी, कोई छुआछूत पे ऐसे कोई कमेंट नहीं करेगा कि ये इस जात का है तो इसको मैं नहीं छूँगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब क्या करते हैं, ये सब मिटा देते हैं। दूसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फीचर क्या है, अगर हमारे पास हमारे कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसकी फ़ीचर क्या क्या है कि भाई जो भी इलेक्शन हो रहा है फ्री एंड फेयर हो, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हो इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अगर मैंने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना है तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं किसके लिए, कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो उसमें किसका इनडायरेक्टली ले रहा है, वो लोग ही ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि लोगों ने ही किसी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होवे। फिर प्रोटेक्शन, जितने भी राइट्स हैं हमारे पास, जो भी हमें राइट्स दिए गए हैं 14 से 28 32 तक, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होने चाहिए, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस होने चाहिए, इक्वलिटी एंड जो ये सोशल जस्टिस है सबको मिलना चाहिए, किसी रूप से किसी का भेद ना हो। तो ये था
सेकंड चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट था क्लास 6 का, अब जो थर्ड चैप्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रूरल लाइफ क्या है। रूरल मतलब कि गांव की ज़िंदगी क्या है। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग जान लीजिए। मीनिंग इसका ये है कि जिस तरीके से लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं गांव में, गांव में बोल लीजिए, या फिर इंग्लिश ज़्यादा आपको आता है तो विलेज बोल लीजिए, यहाँ पे लोग जीते कैसे हैं, जीते या कमाते किस किस तरीके से हैं। तो रूरल लाइवलीहुड बताता है कि गांव में लोग किस तरीके से जीते हैं और कमाते हैं। सिर्फ एक लोग जानते हैं कि फार्मिंग से ही काम चल जाता है, तो फार्मिंग नहीं है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला है फार्मिंग बेज, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है फार्मिंग बेज, कि फार्मिंग से ही ज़्यादातर वहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसीलिए सबके दिमाग में यही है कि फार्मिंग से ही होता है। लेकिन नहीं, टाइप होते हैं फार्मिंग के भी। जैसे कि एक लार्ज फार्मर होते हैं, लार्ज लार्ज फार्मर में क्या होता है कि इनके पास जो लैंड, जो ज़्यादा ज़मीन होती है वो क्या होता है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होती है तो इनके पास ट्रैक्टर होगा, मतलब अमीर वाले किसान, ट्यूबवेल होगा, ये सब होगा। फिर ये जो इनके अनाज होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उसको क्या सेल करके भी पैसा कमाते हैं। फिर आते हैं इसके बाद स्मॉल फार्मर। इनके पास क्या होता है, छोटा सा प्लॉट होता है। क्या होगा, छोटा सा प्लॉट होगा, फैमिली लेबर होंगे ये सब। तो ये क्या कहते हैं, लोन लेंगे, लोन लेना पड़ता है क्योंकि कुछ जैसे फसल उगाना है, कुछ ट्रैक्टर लेना है, तो इनको लोन लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसका क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा रिस्क होता है। और रिस्क किस चीज़ का होता है कि जो इनकी फसलें होती है वो ख़राब हो सकती है। तो इस प्रेशर में आके या फिर इसके प्रोटेक्शन के लिए इनको लोन लेना पड़ता है। फिर होता है कि एग्रीकल्चर फार्मर का क्या होता है, ये इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, लैंडलेस होते हैं, मतलब इनके पास कोई ज़मीन होती ही नहीं है। ये दूसरे के खेती में जाकर एज ए डेली वेजेस, मतलब रोज़ के मजदूरी पे काम करते हैं। और इनका काम तभी होता है जब बीज लगाना हो या फिर हार्वेस्टिंग करनी हो, मतलब फसल की कटाई करनी हो। तो इसलिए या तो इनका जो काम होता है वो सीजनल काम होता है। ये तो था फार्मिंग का लाइवलीहुड, जो किसानों का। जो एक होता है नॉन फार्मिंग लाइवलीहुड, इसमें क्या आता है, जैसे कि फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि महुआ बेचना, या फिर एक तेंदू का लीव्स आता है, इसको सेल करना, हनी को कलेक्ट करके उसको मार्केट में बेचना, या फिर जो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ होती है उसको कट करके मार्केट में सेल करने का काम ये लोग करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती है बहुत कुछ रीजन में होती है, हर रीजन में ये काम नहीं होते, तो ये रीजन डिपेंडेंसी पे काम करती है, रीजन डिपेंडेंसी पे काम करेगी। फिर होता है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या होता है, जैसे कि गाय भैंस, जितने भी कैटल टाइप होता है, गाय भैंस बकरियां, इन सब को पाल के इनके जो दूध होंगे उसको मार्केट में सेल करना। तो इस तरीके से इनका काम चल रहा होता है। फिर होता है एक फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग फार्मिंग, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप। इसमें अगर जहाँ पे रिवर होता है उस रिवर में फिशिंग करके उससे अपना लाइवलीहुड, अपनी ज़िंदगी चलाना। फिर होता है क्राफ्ट एंड सर्विसेज, ये भी काम होता है, जैसे कि कोई कारपेंटर का काम कर रहा होता है, कोई लोहार का ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा होता है, कोई पोट्री का काम कर रहा होता है। तो ये सब क्राफ्टिंग का काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है इन जिंदगियों में,
प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ये है कि लैंड इक्वलिटी का प्रॉब्लम, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, कुछ के पास थोड़ा सा लैंड है, तो ये क्या इक्वलिटी का प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये जितना कमाएगा और ये जितना कमाएगा, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट है मतलब जब खेती का सीजन आएगा तभी इनके पास नौकरी रहेगी, वरना ये खाली बैठे रहेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा इनडेप्टनेस। बीज के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इन सब के लिए क्या करना पड़ता है, या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो पैसे देते हैं, उनसे लोन लेना पड़ता है। लोन लेने के बाद अगर कुछ रिस्क आया, खेती बर्बाद हो गई, नहीं चली, तो क्या ये कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है इनडेप्टनेस को लेकर। फिर इसके आगे ये सब प्रॉब्लम, इसके साथ कुछ सॉल्यूशन होगा। तो स्टेट का रोल है एक वेलफेयर एंगल से, जैसे गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, कैसे स्कीम, कि एमएसपी निकालेगी, कि किसी भी किसान को अगर अपना फसल मार्केट में सेल करना होगा तो जैसे, तो इससे कम के भाव में वो नहीं बेचेगा, तो एक एमएसपी डिसाइड करती है। क्रॉप का इंश्योरेंस देती है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाती है, अलग अलग इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाती है। किसान क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करती है। फर्टिलाइज़र जो भी यूज होता है, फर्टिलाइज़र, उसमें सब्सिडी देती है। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट का रोल है। और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी के लिए, कि एम्प्लॉयमेंट रहेगा, उसके लिए मनरेगा, जैसे कि एमजी नरेगा जो है, अब इसका स्कीम बदल गया है, कि VIGA करके कुछ आ गया है स्कीम, वो बदल गया है। फिर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इन स्टेट। गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन कुछ अंदर के लोग भी अपना एक सोसाइटी बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि मिल्क कोऑपरेटिव बन गया, जिसमें मिल के ये लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और फिर उसको मार्केट में, या फिर डिमांड किसी गवर्नमेंट के सामने रखना हो या मार्केट के सामने रखना हो, तो अपना डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, तो क्या एक ग्रुप है, तो इसके से जो बार्गेनिंग जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है, और जब सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो बीच वाले जो पैसे कमा रहे होते हैं, वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा क्लास 6 NCERT का, जो इम्पोर्टेंट है UPSC के एंगल से उसका, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब पढ़ने जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो ये क्लास 6 की NCERT यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं क्लास 7 की NCERT में अगले समय पे।